जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए होंगे। आपको बस एक काम करना है और वो काम ये है कि हर घर एजुकेशन जो हम चाहते हैं वो पूरा हो, और जो हमारी टीम है जो कि ऑफलाइन बैचेस में बड़ी मेहनत कर रही है आपके साथ, तो मैं आशा करता हूँ वो मेहनत सफल हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ेंगे मुझसे। ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो 10th एनसीईआरटी हो, बायोलॉजी हो या आपका करंट अफेयर हो, उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर देता हूँ, पीडीएफ से रिवीजन और एग्जाम टाइम पे जो आपके नोट्स है वही आपके कारगर साबित होंगे। क्यों? क्योंकि पीडीएफ तो हजारों हो जाएंगी, बट आपके पास जो नोट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, और वो नोट से ही आपको हेल्प मिलेगी रिवाइज करने में। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, एनडीए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो आई एम एग्री विथ यू कि आपको पहली चीज तो पेशेंस रखना पड़ेगा, डे बाय डे इंप्रूव करना पड़ेगा, और जब आप इंप्रूवमेंट की कगार पे होगे, जब आपका एग्जाम निकलने की संभावना है। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ आपको गुजरना है। मैं ये नहीं कहता कि 6 महीने में एग्जाम नहीं निकल सकता, ठीक है, बट वो लकीली हो सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, मिनिमम 1 ईयर का टाइम तो उसे चाहिए। आपका पीछे बैक स्टोरी कैसा है, आपका बैकनेस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि एग्जाम आप निकाल पाओगे कि नहीं। तो कवर कौन करा रहा है? माय नेम इज रोहित रानवे एंड बेसिकली मैं कवर करा रहा हूं, और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आपको जुड़ जाना है। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, जिसके क्या हो जाएगा, आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। ये टॉपिक्स इतने रिलेवेंट है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे 9th एनसीईआरटी, 10th, आगे 11th 12th भी चलेगी। बेसिकली आपको क्या करना है, बस शिद्दत से और रिलीजियस वे से आपको ये चीज फॉलो करनी है। जितना तरीके से आप फॉलो करेंगे, जितना तरीके से आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन नजदीक होगा। ठीक है। और मैं उन बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी बच्चा ये वीडियो देख के मेरे पास आना चाहता है या मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहता है, तो अगर उसको फीस में कंसेशन भी चाहिए तो मेरा नाम बोलिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफलाइन बैचेस में आइए, मेरा नाम बोलिए, फीस में कंसेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप निश्चित रहिए, मिनिमम कॉस्ट में आपके साथ हम ये मतलब जो हमारे लेक्चर्स है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम कॉस्ट में, पॉकेट फ्रेंडली होगा। क्योंकि जो एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो चीजें क्लियर हो गई होगी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर है। कृषि हमारे देश का बहुत बड़ा भाग है, और कृषि की वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, आज सरवाइव कर पा रहे हैं। अब एशियन टाइम पीरियड से देख लीजिए, अगर आपके देश में अच्छी कृषि नहीं है, अच्छा सरप्लस नहीं है, तो आप दूसरे व्यवसाय नहीं कर सकते। क्यों? सबसे पहले अगर कृषि नहीं है तो अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा आपको, तो आप सोचिए आप दूसरा कोई काम कर पाओगे? सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, नाम तो सुना ही होगा। तो मुद्दा यही होता है कि हमारे यहाँ कृषि सरप्लस में, मतलब गेहूं चावल हमारे जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं, जिसको हम बेच भी सकते हैं और अपने आगे फ्यूचर भविष्य के लिए भी रखते हैं। ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि हम लोग जब सरप्लस में होते हैं तो हम दूसरे दूसरे सेक्टर पे काम कर सकते हैं। अब देख लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे घर में अनाज ना होता, मैं अगर भूखा मर रहा होता तो यहाँ पढ़ाने आता नहीं, मैं तो कुछ और कर रहा होता ना, खेती वगैरह कर रहा होता कि कम से कम मेरा पेट तो भर जाए। अगर जब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा वो दूसरे व्यवसाय में नहीं जा सकता। तो एग्रीकल्चर इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट, और इंडिया में अभी भी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। तो एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ना बहुत अनिवार्य है। क्यों? इसका रिलेवेंस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, देखो स्टार्ट करें। टाइप ऑफ द फार्मिंग, द कल्टीवेशन मेथड डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, technology, no, and social culture practices. Farming varies for substance to commercial type in different part of the India. Following farming system are practices. देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की फार्मिंग टेक्निक्स अपनाई जाती है। जाहिर सी बात है,
जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहां की टेक्निक्स अलग होगी, प्लगिंग की, सोइंग की, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट अलग है। और जहाँ क्लाइमेट अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो आप मान सकते हैं वहां का जो पैटर्न होगा वो भी अलग होगा। अब आप साउथ में आ जाइए, क्योंकि साउथ में ज्यादातर रिवर जो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब क्या हुआ? सदाबहार रिवर नहीं है, मतलब उनके पास जो पानी है वो रेन वाटर से आ रहा है, और ज्यादातर वो डिपेंड किस पे है? रेन वाटर पे। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है, डिपेंड करती है क्लाइमेट पे और डिपेंड करती है कौन सा एरिया है। ठीक है ना? चलो, प्रीमेटाइज सब्सटेंस फार्मिंग, इट्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जाहिर सी बात है ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा मिलेगा। स्लैश एंड बर्न क्यों? क्योंकि वहां जो जंगल होते हैं उनको, जो हमारे एसटी कम्युनिटीज है वो लोग क्या करते हैं? प्लगिंग करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। ठीक है, farmer clear a patch of land and produce cereals and other food crops. When the soil fertile decrease, the farmer shift and clear a fresh patch for the cultivation. मतलब 2-3 साल, देखिए हमारे इंडिया में जनरली अगर आप किसी धरती पे 2-4 साल अगर उगा रहे हो तो फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। कंटिन्यूसली आप उससे कुछ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, कुछ सॉइल फर्टिलिटीज होती है, और आज के टाइम पे तो हम बहुत ज्यादा चीजें यूज भी कर रहे हैं उनके अंदर, जैसे पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इस सब वजह से वो डिग्रेडेशन होने लगता है सॉइल। ठीक है, तो सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से आपको 2-3 साल में फार्मिंग एक बार रोकनी पड़ेगी, एक टाइम पीरियड जाने देना पड़ेगा कि सॉइल अपना फॉर्म वापस ले ले, उसके बाद आप फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है, इज नो एज बाय डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जूमिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या बोला जाता है? जूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। ठीक है, जूमिंग कल्टीवेशन कहां बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बोला जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। Land productivity is low in the in this type of the agriculture. This type of farming depend on the monsoon. बिल्कुल, the farming is practiced in the few part of the India. तो ये जूमिंग कल्टीवेशन कुछ ही पार्टों में भारत के यूज किया जाता है टेक्निक्स, और ये कहीं ना कहीं मॉनसून पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट, 2 मिनट रुकिएगा, पानी वगैरह पी ले। Intensive substensive farming. This type of farming practice in the area of high population pressure on the land. ठीक है, सब्सटेंसिव फार्मिंग ऐसे एरिया में करी जाती है जहां हाई पॉपुलेशन और प्रेशर ऑन द लैंड, मतलब बेसिकली जहां घनी आबादी है, जैसे यूपी बिहार में आप देख लीजिए तो वहां आपको सब्सटेंसिव फार्मिंग मिलेगी। It's a labor intensive farming where high dose of biochemical inputs and irrigation where higher production. मतलब ये लेबर इंटेंसिव है, जैसे गेहूं, गन्ना, उसके बाद आपका आ जाता है कॉटन, उसके बाद राइस, ये तो लेबर इंटेंसिव है। ठीक है ना? कमर्शियल फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूज हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। आज के टाइम पे आप देख ले, उर्वरक या यूरिया हम बोलते हैं, यूरिया डालने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी है। आप ये भी देखिएगा, एक लॉन्ग टाइम पीरियड में उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में प्लस भी है तो माइनस भी है। Plantation is a type of commercial farming in a single crop is in a large area. Plantation cover large tract on the land using capital investment input with the help of migrant labor. All the produce is raw in material जैसे कि टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना। तो प्लांटेशन क्रॉप्स किसे बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टी, कॉफी, रबर, शुगर और बनाना। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है और उसको नोट्स बना लेना है। अब इंडिया में क्रॉप पैटर्न्स देखिए, 3 तरीके के हैं, राबी, खारिफ और जैद। आपकी एनसीईआरटी से ज्यादा ही नॉलेज लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसके साथ में पिक्चर्स वगैरह, उसके साथ में और सारी चीजें। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता ही ये बनता है, ज्योग्राफी का राबी, खारिफ और जैद से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि किस तरीके से पैटर्न चलता है। ठीक है, देखिए राबी,
खारिफ और जैद। स्नोइंग टाइम पीरियड क्या है इसका, राबी का, ठीक है, स्नोइंग सीजन। फिर हम देखेंगे कि खारिफ का स्नोइंग सीजन कब है और जैद का स्नोइंग सीजन कब है। तो हम देखते हैं विंटर फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर खारिफ का स्नोइंग सीजन है, और जैद का कब है, अप्रैल टू मई। तो ये क्या हो गया, स्नोइंग सीजन कब आ गया, मॉनसून टाइम पीरियड में। मॉनसून टाइम पीरियड कब आ गया आपका, ज्यादा से ज्यादा जून से लेके आपका सितंबर के बीच में आपकी राबी क्रॉप उगाई जाएगी, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या हो रहा है, खारिफ क्रॉप उगाई जा रही है, और जैद अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है। हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून एंड सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से है, तो बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन। उसके बाद आपका आ जाता है बिटवीन द राबी एंड खारिफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड द जैद सीजन। जैद सीजन जनरली वो सीजन बोल सकते हैं हम जिसके अंदर क्या होता है कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैद सीजन। उसमें क्या उगाया जाएगा, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर, ठीक है। तो आई एम अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। मुझे ऐसा लगता है आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप चीजें एकदम क्लियर और आराम से समझने की कोशिश करें। फिर मैं आपको समझाता हूं, अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हो या मुझसे ऊपर नीचे बातें हुई हो तो आपको बस आराम से सुनना, और कैसे सुनना देखो। राबी, खारिफ और जैद, मैं वापिस समझाना। राबी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है, ठीक है। खारिफ आपको अप्रैल से मई में मिलेगी, और जैद आपको कब मिलेगी, जैद आपको मार्च टू जुलाई के बीच में, मतलब गर्मियों के समय मिलेगी, ठीक है। तो ये उसका स्नोइंग का टाइम होता है। स्नोइंग का टाइम पीरियड मतलब क्या हो गया, जिस समय आप क्या कर रहे हो, जिस समय आप क्या कर रहे हो, फसल लगा रहे हो, ठीक है। दूसरी, हार्वेस्ट सीजन, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। राबी का हार्वेस्ट सीजन कब होता है, अप्रैल टू जून, और खारिफ का सितंबर टू अक्टूबर, और जैद का कब होता है, मार्च टू जुलाई के अंदर, ठीक है। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राबी फसल कौन सी होती है, तो व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। तो आपको याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो राबी फसल है वो कौन कौन सी है, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। खारिफ फसल कौन कौन सी है, पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। क्वेश्चन पूछा जाता है। जैद में वाटरमेलन, मैंने बोला गर्मी वाले फल फ्रूट होते हैं, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मिसकॉन्सेप्चुअली मुझसे कुछ हुआ हो तो आई एम सॉरी, बट जहां तक है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा, समझिए। देखिए, खारिफ मॉनसून में, प्लांट इन जून, हार्वेस्ट इन अक्टूबर। तो राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, फोटो से आप समझ सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जैद आ जाती है, मार्च से जून के बीच में होता है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ककड़ी वगैरह। और राबी नवंबर में लगाई जाती है, और अप्रैल में क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो याद रखने का तरीका आपको आराम से, खा से खारिफ, खारिफ मतलब जून में होता है, राबी, राबी मतलब आप विंटर, ठीक है। विंटर से क्या कहते हैं, आप लगा सकते हो व्हीट, पीस, चना, ठीक है ना, ये सब चीजें होती है। क्लियर हुई चीजें, चलो। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, इंडिया की कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं। A variety of food and non-food crops are growing in different part of India depending upon the variation in the soil, climate and cultivation practices. Major crops growing in India, ठीक है। तो राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। तो क्या क्या है, एक बार और रिवाइज करते हैं, कौन कौन सी हमारे यहाँ मेजर क्रॉप्स है जो कि इंडिया में ज्यादातर उगाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ वेरिएशन है सॉइल का। कहीं एल्यूमिनियम सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं खादर सॉइल है, कहीं बांगर सॉइल है। उसके बाद आपका उसके बाद हम बोल सकते हैं एरिड सॉइल है, येलो सॉइल है, रेड सॉइल है। तो वेरिएशन है, हर जगह अलग अलग तरीके की सॉइल आपको मिलेगी। तो राइस उगाया जाता है, व्हीट उगाया जाता है, मिलेट, पल्सेस, दाल, टी, कॉफी, शुगर केन,
ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, ये सब चीजें उगाई जाती है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा और आपको सतर्क रहना है, ठीक है। इट इज अ खारिफ क्रॉप, इट इज अ खारिफ क्रॉप, राइस, राइस क्या है, खारिफ क्रॉप है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन घोट के पी लो, क्योंकि सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको लास्ट में 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो राइस जो है वो बेसिकली खारिफ क्रॉप है और इसको रिक्वायर्ड क्या है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तापमान मिनिमम होना चाहिए, प्लस हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ह्यूमिडिटी वहीं मिलेगा जनरली कहां, जहां समुद्र वगैरह है ना। दूसरी चीज एनुअल रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस आफ्टर द चाइना। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो चाइना, उसके बाद इंडिया। इट इज अ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरिया एंड डेल्टिक रीजन। कहां कहां उगता है, नॉर्थ में उगता है, नॉर्थ ईस्ट में, कोस्टल एरिया में और डेल्टा रीजन में, ठीक है। चलो आ जाओ, वीट। वीट क्या है, राबी क्रॉप है। वीट क्या है, राबी क्रॉप है। इट रिक्वायर्ड अ कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ द रिपिंग। मतलब जनरली ये ठंड के टाइम में उगाया जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं नवंबर के टाइम पीरियड का, और अप्रैल तक में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता। तो ये तो इजी है एकदम। विंटर में मतलब राबी, और आप ये बोल सकते हो कि बारिश में तो हो गया खारिफ। 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। और द गैंगेटिक सतलज प्लेन, नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन आर टू मेन वीट ग्रोइंग जोन इन इंडिया। कौन कौन सा, गंगा सतलज प्लेन जो कि नॉर्थ में है और नॉर्थ वेस्ट में है, और ब्लैक सॉइल जो डेक्कन महाराष्ट्र वाला रीजन है, मध्य प्रदेश वाला, मालवा वाला रीजन है, वहां ये ज्यादा दिखेगा आपको। मालवा, जब एमपी के मतलब सबसे फेमस गेहूं जिसे हम सिरोही के गेहूं बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है और इंडिया में नहीं वर्ल्ड में खाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार वाला रीजन है, वहां बहुत अच्छे लेवल का गेहूं उगाया जाता है। It is the second most important cereal crop in main food in the north and northwest part of the India। तो आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादातर रोटियों का चलन है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात रोटी पे ज्यादा, और रोटी प्लस मिलेट्स पे, जैसे जवार बाजरे पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि मिलेट्स, जवार बाजरा रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोइंग इन इंडिया। दे आर नो एज अ कोरस ग्रेन एंड हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। मैं आपको सच बात बताऊं तो जो मल्टी ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि मिलेट्स हो गए, रागी हो गई, जवार बाजरा हो गया, इसमें ये मोटा अनाज है। और हमारे जो हम कह सकते हैं एंसेस्टर टाइम पीरियड में है, वो भी पहले क्या खाते थे, जवार बाजरा रागी यही खाते थे, मोटा अनाज। मोटा अनाज आपको न्यूट्रिशन ज्यादा देता है एज कंपेरिजन टू व्हीट और राइट, ठीक है, क्योंकि ये स्टेपल फूड है, ठीक है। तो आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, जवार बाजरा और रागी समझिए। जवार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन। बाजरा वेल एज सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा कहां उगाया जाता है, सैंडी सॉइल या ब्लैक सॉइल में। इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। रागी कहां मिलेगा, ड्राई रीजन, मतलब गुजरात राजस्थान वाले रीजन में। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। जवार कहां उगेगा, मॉइस्ट एरिया में उगेगा। ग्रोइंग इज अ रेड, रागी कहां उगेगा, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल में आपको जनरली दिखेगा। मेनली प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। जवार कहां मिलेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। बाजरा कहां मिलेगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में, क्योंकि ये क्या है, सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। और रागी कहां मिलेगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, 10th एनसीईआरटी है, ठीक है। एनडीए में क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूं, सीडीएस जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो फर्दर आ सकता है। नेक्स्ट, मेज। इट इज अ खारिफ क्रॉप। मेज, मेज मतलब मक्का। It is a kharif crop, required temperature 21 to 27 डिग्री in a old alluvial soil। कहां पाया जाएगा,
ओल्ड एल्यूविलियम सॉइल में पाया जाएगा क्या, मेज, और ये क्या है, खारिफ क्रॉप है, ठीक है। इट इज यूज बोथ एज फूड एज अ फोडर। मेजर मेज प्रोड्यूसर स्टेट आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये कुछ दाल्स के फोटो लेके आया था मैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। पल्सिस दाल, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, हाई प्रोटीन है, ठीक है। जैसे कि छिलके वाली मूंग की दाल है, तो वो ग्रीन वाली जो दाल होती है उसमें 100 ग्राम में से 20 to 22 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। पल्सिस आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेरियन डाइट, वही बात बोली मैंने। मेजर पल्सिस ग्रो इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पी और ग्राम, ठीक है। Pulses are mostly grow in the rotation with other crops so that soil restore fertility, ठीक है। मेजर पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। तो आप देख सकते हैं काउपी, ग्रीपी, रेड लेटिन, मूंग बीन, चिकपी और सोयाबीन। तो ये हाई प्रोटीन सोर्सेज भी है और ये पल्सिस भी, तो आपको याद रखना है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। अब आ जाते हैं शुगर केन पे। देखिए आपकी 10th एनसीईआरटी इतना कुछ नॉलेज दे जा रही है और बच्चे क्या करते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं। अब ढंग से पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा क्या लगता है, पानी, ठीक है ना, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये। इसको बेसिकली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जो कि 21 से 27 डिग्री का होना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि शुगर केन को कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 75 टू 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, बारिश की आवश्यकता। ये वैरायटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के गन्ना बहुत अच्छा गुणवत्ता में पाया जाता है एज कंपेरिजन टू महाराष्ट्र, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में जरूर महाराष्ट्र आगे हो सकता है, बट यहाँ के जो गन्ने हैं वो उसका साइज बहुत बड़ा होता है और मिठास में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट। मैं क्या लग रहा है आपको, मैनुअल लेबिंग लगता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील, मतलब ब्राजील में सबसे ज्यादा शुगर केन होता है आफ्टर द इंडिया। तो यहाँ याद रखना है, राइस में इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर द चाइना और शुगर केन में ब्राजील। शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, जैगरी, खनसरी एंड मोलासिस, ठीक है। मोलासिस से आपका क्या बनता है, आप फ्यूल भी बना सकते हो मोलासिस से। अभी रिसेंट में फ्यूल बनाने का भी काम चल रहा है। द मेजर शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट इज उत्तर प्रदेश, मैंने बोला ही था, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ आपको शुगर केन बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाएगी। अब आ जाते हैं ऑयल सीड्स। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोइंग 12% ऑफ टोटल क्रॉप ऑफ द इंडिया, मतलब जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं उसमें 12% ज्यादातर आपको क्या मिलेगी, ऑयल सीड्स। ग्राउंड नट इज अ खारिफ क्रॉप। ग्राउंड नट क्या है, खारिफ क्रॉप है। हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। याद रखना है, सबसे ज्यादा कहां, सबसे ज्यादा ग्राउंडनट कहां उगाया जाता है, गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये खारिफ है। मस्टर्ड ये राबी क्रॉप है, ठीक है। सीसम इज अ खारिफ क्रॉप जिसे तिल बोलते हैं और ये नॉर्थ इंडिया और राबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। याद रखना, सीसम जो तिल बोलते हैं वो खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्ट्रोल ऑयल अरंडी का तेल जिसे बोलते हैं, इट इज अ ग्रोइंग इन बोथ राबी एंड खारिफ। लैंडसीड सीड इज अ राबी क्रॉप, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर। तो आप देख सकते हैं किससे कितना ज्यादा ऑयल निकाला जाता है, तो सबसे ज्यादा ग्राउंडनट से निकाला जाता है 40 to 54%, फिर रैप सीड्स, फिर सोयाबीन, फिर सीसम, सनफ्लावर, कॉटन, कैस्टोर, नाइजर एंड लेंसीड्स। तो आप इसको अच्छे से टॉप 3 भी याद रख लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। आपका एग्जाम इससे ज्यादा डीप में नहीं जाता है और कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल है, मैं उसको बताते चल रहा हूं जिसकी वजह से आपको क्या होगा, इजी होगा टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते टी।
जनरली हमारे इंडिया में टी नहीं उगती थी, ये तो ब्रिटिश की करामात है। वो वैसे ठंडे प्रदेश में रहते थे, उनको ठंड लगती तो टी लेके आ गए चाइना से। इट इज अ इट इज अ इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना, ब्रिटिश ने इंडिया में लाया था। द टी प्लांटेशन ग्रोइंग वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल climate, deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes required a warm and moist, frost-free climate through the year. मतलब यहाँ ठंडी नहीं होनी चाहिए, जैसे आप देख ले दार्जिलिंग वगैरह, असम वगैरह, वेस्ट बंगाल में टी होता है, वहाँ ठंडी पड़ती ही नहीं है, तो उसको वहाँ क्या चाहिए, मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बिकॉज, ठीक है ना, तो यहाँ लेबर की बहुत आवश्यकता होती है और चीप लेबर यहीं मिलेंगे। मेजर टी प्रोडक्शन स्टेट आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। तो कुछ स्टेट ही है जहां टी मिलेगी आपको, पर बहुत अच्छा नजारा होता है, कभी आप विजिट करिए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है, तो असम में नहीं आता है, आप याद रख लेना, ठीक है। तो टी बेसिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कॉफी वगैरह। यमन कॉफी इज प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है, एंड दिस वेराइटी ऑफ कॉफी इज ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस बाबा बुडान हिल्स, ये कर्नाटका के अंदर है, बाबा बुडान हिल्स कर्नाटका, एज अ नीलगिरी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कहाँ का उगाया जाता है कॉफी, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, बाबा बुडान हिल्स। अच्छा कॉफी वहां प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दो तरीके की कॉफी है वर्ल्ड में, अरेबिका और रोबस्टा, आप फोटो भी देख सकते हैं, तो अब उस पर डिस्कस करेंगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इंडिया इज प्रोड्यूस ट्रॉपिकल एज वेल टेम्परेचर फ्रूट्स, मेजर क्रॉप प्रोड्यूस अ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, सम ऑफ द फेमस हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैंगोज, महाराष्ट्र के मैंगोज, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जरदालू आम बोलते, तोतापुरी आम बोलते, ठीक है ना, और भी कई तरीके के आम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो अलग अलग तरह में उगते। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा मिलेगा, पाइनएप्पल मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, नागपुर में, नासिक में ग्रेप्स मिल जाते हैं। एप्पल, पियर्स, एप्रोकिएट, वॉलनट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। तो ये फैक्चुअल डाटा है, यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। दो तरीके की कॉफी होती है, एक तो अरेबिका होती है, एक रोबस्टा होती है। तो अरेबिका कॉफी जो है इथोपिया से लाई गई है और रोबस्टा कॉन्गो से लाई हुई है। इसका जो टाइम पीरियड है 7 से 9 महीने का है और रोबस्टा का 9 से 11 महीने का है। इसका टेस्ट कहता है स्वीट और सॉफ्टर है और रोबस्टा का स्ट्रॉन्गर और हर्ष है। इसमें कैफीन 1 to 7% है और इसमें कैफीन 1 to 5% है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो तरीके की कॉफी है, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, अरेबिका और रोबस्टा। आप आशा करता हूं मैं आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। अब आ जाते हैं रबर, फाइबर, कॉटन और जूट। रबर, फाइबर, कॉटन और जूट, ठीक है। तो रबर इट इज अ इक्वेटोरियल क्रॉप, ठीक है, रबर इंडिया में भी उगाया जाता है, तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। फाइबर, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। कॉटन क्या है, खारिफ क्रॉप है, और जूट क्या है, गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर, याद रखना, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, जूट को। क्यों, क्योंकि ये रेशमदार दिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुतली या रस्सी बोलते हैं, वो जूट से ही बनती है। रबर इट रिक्वायर्ड अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड अबाउट 25 डिग्री टेम्परेचर। फाइबर, कॉटन, जूट, हेम्प ग्रोइंग इन द सॉइल, ठीक है। कॉटन इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रो, ठीक है। तो जनरली ये खारिफ क्रॉप है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको रेन फ्री देना पड़ता है, मतलब बारिश ना हो जाए वो भी देखना पड़ता है। और ये जो जूट है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में होता है, फ्लड चेन में, जैसे कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अच्छा होता है। और हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, जो हाई टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में होता है। क्यों, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में आपको ज्यादातर जूट मिलेगा। उसके बाद रबर इट इज अ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मेटर। फाइबर नेचुरल सिल्क होता है, जो कि कुकून, सिल्क वॉर्म, फीड एंड द ग्रीन लीफ से आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा कॉटन, कॉटन ग्रो शेल इज द ब्लैक कॉटन सॉइल इन द डेक्कन प्लेटू। तो ज्यादातर जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है वहां आपको कॉटन अच्छा मिलेगा।
इट इज यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। जूट से बहुत सारी चीजें बनती, बैग्स भी बनते हैं, मैट्स भी बनते हैं, रोप्स भी बनते हैं, कारपेट्स भी बनते हैं। ठीक है। दूसरा, मेनली ग्रोइंग इन केरला। रबर का होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स जो कि मेघालय में, खासी गारो जयंतिया वाले हिल्स की तरफ। फाइबर सिल्क वॉर्म से होता है और इसको क्या बोला जाता है, सेरिकल्चर। फाइबर को हम लोग, जो फाइबर सिल्क वॉर्म से होता है उसको क्या बोला जाता है, सेरिकल्चर। कॉटन, मेजर कॉटन प्रोड्यूशन स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा कॉटन उगते हुए। ठीक है। उसके बाद मेजर जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, मैंने पहले बता दिया, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय। तो यहाँ भी आपको जूट उगता हुआ दिखेगा। तो मैं आशा करता हूं आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो इजीली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। उसके टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मतलब एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में, मैंने पहले ही बता दिया था, 60% पॉपुलेशन अभी भी इंडल्ज है। और आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन, उसके बाद कुछ चीजें और इंप्रूव हुई है एग्रीकल्चर के अंदर। इनके जनक का नाम आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसने किया था और ग्रीन रिवोल्यूशन किसने किया था, इनके पीछे हाथ किसका था। सब इनिशिएटिव टेक बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि स्कीम गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर, रेडियो, टेलीविजन इंट्रोड्यूस। ठीक है। और दूसरी चीजें, कुछ फसल खराब होने की वजह से गवर्नमेंट कुछ एलिमनीज भी देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से अच्छा क्या कर सके, क्रॉप्स उगा सके और उनको ज्यादा लॉस भी ना हो। ठीक है। तो कंट्रीब्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट्स। तो आप देख सकते हैं 52% टोटल वर्कफोर्स अभी भी किसके अंदर है, फार्म सेक्टर के अंदर है। इनका जो जीडीपी वो डिक्लाइन हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी और वेटरनरी साइंस एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ये क्या कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं कि ये अच्छे से अच्छा अपने फील्ड में कुछ कर सके, जिसकी वजह से क्या हो, हमारा एग्रीकल्चर बढ़ सके। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 60% मोर देन पॉपुलेशन आर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर। ठीक है। तो डैम श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। एनडीए में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये भी एनडीए में पूछा हुआ है, एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राबी क्रॉप नॉर्थ स्टेट ऑफ द इंडिया। तो ये क्या है, बार्ले। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं 3-4 जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे, और आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और मैं आशा करता हूं आप कुछ नया सीख ही रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर कीजिए लोगों में कि देखिए यहाँ भी कुछ एजुकेशन हो रहा है और वो भी क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है। कुछ भी डाउट हो कमेंट पिन करेंगे या तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। थैंक यू ऑल।